एक गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहती थी। अनामिका का चरण नाम का एक बेटा और वाणी नाम की एक बेटी थी। क्योंकि अनामिका के पति रमेश की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, इसीलिए शारदा और अनामिका ही बच्चों की देखभाल किया करती थी। शारदा के बहुत खेत थे। उन खेतों में तरह तरह के फसल उगाया करती थी और उन्हें बेचकर पैसों से घर चलाया करती थी। बच्चों की देखभाल के साथ साथ अनामिका खेतों में भी जाया करती थी। तभी एक दिन अनामिका अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं। चरण कब से साइकिल के लिए जिद लेके बैठा है और उसे देखा देखी वाणी भी आजकल आइसक्रीम मांग रही है और इस तरह दोनों मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। बच्चे जो चाह रहे उसे खरीद दो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सासू माँ, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अगर हम जो मांगेंगे वही दे देंगे तो कल उनकी मांगे और ज्यादा बढ़ सकती है, नखरे करेंगे। हमें उन्हें ठीक से बड़े भी तो करने हैं माँ जी। अगर चरण है तो मार पीट के उसे चुप भी करा सकते हैं, पर बानी तो किसी की सुनती नहीं है। उसे जो चाहिए वो चाहिए, नहीं तो परेशान करेगी। इसी बात की तो मुझे चिंता है माँ जी। पता नहीं मैं उसे ठीक रास्ते में कैसे लाऊं। बुरा मत मानो, अभी जो चाहिए उन्हें लाके दे दो। वैसे भी कल हमें खेत में खाद डालने हैं, तुमने खाद लाया? मैंने सब बंदोबस्त कर रखा है माँ। कल सुबह हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तुम बच्चों के साथ रहो। कल रविवार है, कल बच्चे भी खेत जा सकते हैं, हम उन्हें ले चलेंगे। ठीक है सासू माँ। इस तरह सास बहू में बातें होती है, फिर वो अपने अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह शारदा और अनामिका चरण और वाणी को साथ लेके अपने खेत में जाते हैं। जब शारदा और अनामिका खेत में खाद छिड़क रहे थे, तभी चरण उनके द्वारा लाए गए पकवान खाने लगा। ये देखकर वाणी जोर जोर से रोने लगती है। वाणी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? देखो भाई कैसे खा रहा है, मुझे भी ये खाना है। अरे चरण, थोड़ा अपना बहन को भी दे दो ना। तुम गधे के अकल के हो क्या? अकेले खाए जा रहे हो, मैं मारूंगी तुम्हें। माँ, मैंने दीदी को पहले दिया था, पर वो खाना नहीं चाहती थी। वो बोली उसे तो बस आइसक्रीम खाना है, इसीलिए मैं खाने लगा। हाँ, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी खाना है मुझे। अरे रे रे रे, तुम राक्षसी हो क्या? हाँ, देखो माँ, मुझे दादी डांट रही है। मुझे अभी के अभी आइसक्रीम चाहिए। तब अनामिका अपनी बेटी को आसमान की तरफ दिखाया और बादलों के साथ आइसक्रीम की तुलना करते हुए कहने लगी, ठीक है, वहाँ तुम जाओ। वो बादल बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह। बस ऐसे ही देखते रहो, वो बादल पिघल के आइसक्रीम बन जाएंगे। फिर जैसा अनामिका ने कहा, उसने देखा एक बादल पिघल रहा है और वो हवा में मिल गई। वाणी को ये बहुत ही मजेदार चीज लगी। अगर आप वहाँ जाती है तो बहुत सारे आइसक्रीम मिलेंगे, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते। हमें बस देख कर ही खुश होना होगा। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, तो आप वहाँ जाके आइसक्रीम खा सकती है, समझे? इसीलिए अब से आप नहीं रोएंगी, अच्छे से बर्ताव करेंगी। ठीक है माँ। अनामिका की बादलों की कहानी सुनकर वाणी आइसक्रीम के बारे में बिल्कुल भूल गई। एक हफ्ता निकल जाता है। एक हफ्ते बाद फिर वाणी आइसक्रीम खाने के लिए रोना शुरू कर देती है। अब अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है। फिर वो वाणी की जम के पिटाई कर देती है। माँ के हाथों में इतनी पिटाई खाने के बाद भी वाणी आइसक्रीम खाने के लिए जिद नहीं छोड़ी। इस वजह से अनामिका को और गुस्सा आता है और उसे और पिटाई करती है और फिर वाणी बेहोश हो जाती है। परेशान होकर अनामिका वाणी को लेके अस्पताल जाने लगी। बीच रास्ते में पंडित जी से मुलाकात होती है। रुको माँ, मैं देवी का टीका लगा देता हूँ, तुम यही रुको। ऐसा कहकर पंडित जी टीका लाकर बच्ची के सर पे लगा देते हैं। फिर उसके चेहरे पे तुलसी का पानी छिड़क देते हैं। वाणी अपनी आंखें खोलती है। ये देखकर खुशी से अनामिका बेटी को चूमने लगती है। देखो माँ, बच्चे ईश्वर समान हैं, उन्हें इस तरह से मत मारो, ये पाप है। अब मैं क्या करूँ पंडित जी? वाणी हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए बहुत जिद करती है। क्या करूँ आप ही बताइए? इतनी कमाई भी नहीं, साथ ही उसके पिताजी भी नहीं। इन दोनों को मुझे ठीक से बड़ा भी करना है। ये सोच कर ही मन दुखी हो जाता है। चिंता मत करो बेटा, ये लो, ये 2 नींबू के पेड़ अपने खेतों के जमीन पे जाके लगा देना। देखना सब भला होगा। जाओ बेटा जाओ, इसे साथ लेकर जाओ।
फिर जो 2 नींबू पुजारी ने दिया था, वो 2 नींबू ले जाके अनामिका अपने खेत में गाड़ देती है। फिर वहाँ से अपने घर लौट आती है। तभी शारदा भी घर लौटती है। अनामिका पूरी बात शारदा को एक एक करके खुल के बताती है। दादी जाके अपने पोती को प्यार से चूमने लगती है। उस रात अनामिका अपने बच्चों के लिए उनके पसंदीदा पकवान बनाती है। अगले दिन अनामिका और शारदा जब अपने खेतों में जाती है तो वो वहाँ आश्चर्य हो जाती है। पूरे खेत में आइसक्रीम के फसल हुए थे। ये अनामिका और शारदा को बड़ा अजूबा लगता है। क्योंकि गर्मियों का मौसम था, इसलिए सास और बहू उन आइसक्रीम को ले जाकर बाजार में बेच देती है। क्योंकि वो जादू की आइसक्रीम की फसल थी, इसीलिए वो हर दिन बड़े होते रहते थे। फिर वो अपने खेतों से आइसक्रीम लेके वाणी और चरण दोनों को आइसक्रीम देती है। चरण अपनी माँ को मदद करने लगता है। कुछ दिनों के बाद से अनामिका को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो आइसक्रीम बेचने का सोचती है। वो अपना एक आइसक्रीम पार्लर खोल लेती है। अब जब थोड़ा मुनाफा होने लगा, वो एक साथ 2-2 आइसक्रीम पार्लर शुरू कर देती है, जहाँ से वो बहुत अच्छा कमाने लगती है। बहू का आइसक्रीम पार्लर देखकर सासू माँ बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से वो परिवार बिना किसी परेशानी के बहुत खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। चरण वाणी को जो जो चीजें चाहिए थी वो खरीद दी जाती है, जिससे वो भी बहुत खुश होते हैं। और इस तरह से माया आइसक्रीम के सहायता से वो परिवार खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। एक गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। अनामिका के पति रमेश एक ऑफिस में नौकरी करता था। शारदा बहुत कंजूस किस्म की थी। घर का पूरा अधिकार शारदा के हाथों में ही था। यहाँ तक कि घर की अलमारी की चाबियां, लेन देन सब शारदा ही करती थी। अनामिका को वो शामिल तक नहीं होने देती थी। अरे बेटा, बेवकूफ की तरह बाइक से ऑफिस मत जाना। इस महीने तुम बस से ही जाना, क्योंकि इन दिनों पेट्रोल के दाम बहुत बढ़े हुए हैं। अगर तुम बाइक के जगह बस से जाते हो तो महीने में 3,000 रुपए बचा सकते हैं। देखो माँ, अगर 1 मिनट भी ऑफिस लेट से पहुँचता हूँ तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। वो मेरे तनख्वाह से पैसे काट लेंगे, तो बेहतर रहेगा मेरे लिए कि मैं बाइक से ही ऑफिस जाऊँ। अजी, ये लीजिए आपकी चाय। सासू माँ, आप भी चाय ले लीजिए। अरे बेटा, अगर हम चाय नहीं पियेंगे तो क्या मर जाएंगे? तुम चाय बनाती हो और उसमें चीनी डालती हो। इधर हम महंगाई से मरे जा रहे हैं और तुम अपनी मर्जी अनुसार खर्चा कर रही हो। ऐसी बात नहीं है माँ। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। ठीक है माँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। रास्ते में मैं अनामिका को सब्जी के दुकान में छोड़ दूंगा। ठीक है बेटा। और बहू, ज्यादा देर वहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, और जो चीज चाहिए वही लेना। बैगन और भिंडी अच्छे लगेंगे उसे तल के खाने में। और हाँ, एक और चीज, बिना भाव किए हुए कुछ भी मत लेना, समझी ना? ठीक है सासू माँ। यहाँ तो तुम बैल की तरह सर हिलाती हो और वहाँ जाके अपना मुंह बंद रखती हो। अगर मैं वहाँ ना भी जाऊँ तो याद रखना, मुझे सब पता चलेगा। इसीलिए जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही करना। फिर अनामिका सासू माँ की बातों पर हाँ कही और अपने पति के साथ सब्जी लेने चले गई। अनामिका दुखी थी। ये देखकर रमेश कहता है, क्या हो गया? माँ तो तुम्हें ऐसे ही रोज डांटती है, आज इसमें कोई नया नहीं है। किस बात के लिए तुम दुखी हो फिर? अजी, मैं गर्भवती हूँ। काफी दिनों से मैं आपसे ये बात कहना चाह रही थी। पहले भी तुम्हारी माँ ने मेरा एक अबॉर्शन कराया था, ये कहकर कि मेरे पेट में पुत्री संतान है। अगर इस बार भी ऐसा हुआ, ये सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है जी। देखो अनामिका, इस बार मैं तुम्हें तकलीफ देने नहीं दूंगा। मैं हूँ ना, माँ को ऐसा कुछ करने ही नहीं दूंगा। आज रात में अबॉर्शन की बात एक बार माँ से कहूँगा, देखूंगा कि माँ के मन में क्या चल रहा है। ठीक है जी, फिर रात में जल्दी घर लौटिएगा। ऐसा कहकर अनामिका सब्जियां लेने लगती है और फिर घर चली जाती है। शाम को रमेश घर लौटता है। घर लौट के रमेश अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है। माँ, एक बात बताओ, किसने तुम्हें कहा था कि अनामिका के पेट में कन्या संतान थी? और कौन बताएगा? वो आया है ना, उसने बताया था। अगर इस बार भी तुम्हारी पत्नी गर्भवती होती है तो मुझे पहले जाके एक बार उनसे अच्छे से बात करनी होगी। और अगर इस बार भी कह दी कि लड़की है तो क्या अनामिका का फिर से अबॉर्शन कराओगी माँ? हाँ, और नहीं तो क्या। उनको पालने में इतने पैसे खर्च होंगे। लड़का होगा तो दहेज लेकर आएगा घर में, और लड़की होगी तो हमें उसे लाख लाख रुपए दे के विदा करना होगा।
भविष्य देख के ही मैं ऐसा कह रही हूँ। तुम वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। चिंता मत करो, मुझे पूरा भरोसा है तुम्हें बेटा ही पैदा होगा। जब रमेश और शारदा बातें कर ही रहे थे तभी अचानक अनामिका उल्टियाँ करने लगती है। तभी शारदा को संदेह होने लगता है अनामिका पर। वो जल्दी से अनामिका को लेके धाई माँ के पास जाती है। इस बार धाई माँ पेट छू के बताती कि 2 संतान है और पेट में दोनों ही संतान पुत्री संतान है। शारदा उन लड़कियों को फिर अबॉर्शन कराना चाहती है। ये सुनकर भागते भागते अनामिका घर आती है। घर लौट के वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। ये देखकर शारदा उस पे बहुत चिल्लाने लगती है। अरे दरवाजा खोलो, अनामिका खोलो। क्या हुआ माँ? क्या हो गया? अनामिका बंद क्यों कर ली खुद को और तुम क्यों चिल्ला रही हो उस पे? सुनो, इस बार भी पेट में 2 लड़कियां हैं। ये मुझे पसंद नहीं, इसीलिए मैं उसका इस बार भी अबॉर्शन कराना चाहती हूँ। क्या माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? लड़की होगी तो बस खर्चा ही होगा। मैंने तुम्हें इस बारे में पहले ही बताया है ना। अब तुम चुपचाप अपना मुंह बंद रखो। मुझे सब पता है, अब तुम मुंह बंद रखो। रमेश को इस तरह चिल्लाते देखकर शारदा बहुत आश्चर्य हो जाती है। शारदा की इस तरह उटपटांग बातें सुनकर रमेश उस पर बहुत गुस्सा करता है। अनामिका जो कमरे में बंद थी उसे भी वो धमकियां देता है। माँ, लड़कियां पैदा होना तुम्हें मजाक लगती है क्या? अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम जाके मर जाओ। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें कुछ समझ है क्या कह रहे हो? बहुत हो गया, तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी का हर दिन जहन्नुम जैसा होता है। किसी भी लड़की के लिए माँ होना आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद को तुम बर्बाद कर रही हो। अगर लड़की पैदा होती है तो क्या हो गया? अगर पैसे खर्च होते हैं तो होने दो ना, मैं हूँ ना। मैं पैसे कमा के ले आऊंगा। अगर मेरी बच्ची हो रही है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम अगर आइंदा ऐसा की तो मैं पुलिस बुला के ले आऊंगा। मैं सोचूंगा भी नहीं कि तुम मेरी माँ हो। रमेश, ऐसा नहीं है बेटा। बहुत हो गया, बंद करो। मैं तुम्हें माँ समझ के नहीं छोड़ूंगा। तुम खुद एक महिला हो और एक महिला होके दूसरी महिला को इस तरह परेशान नहीं कर सकती हो। लड़की पैदा होने से तुम कैसे रोक सकती हो? खुद को बदल लो तो अच्छा रहेगा। रमेश की ऐसी बातें सुन के अनामिका कमरे से निकल आती है और उसे गले लगकर बहुत रोती है। शारदा रो रही थी क्योंकि उसके बेटे ने उसे डांटा था। काफी देर रोने के बाद उसे एहसास होता है कि इतने दिनों से वो गलती की थी और अपनी बहू पे इतने दिनों से वो अत्याचार करते आ रही थी। शर्मिंदा होकर वो अपने बेटे और बहू के पास जाती है माफी मांगने के लिए। उसमें ये परिवर्तन देखकर रमेश और अनामिका बहुत खुश होती हैं। उस दिन के बाद से शारदा अपनी बहू का छोटी छोटी चीज के लिए भी बहुत ख्याल रखने लगती है। गर्भवती बहू अनामिका को बिना परेशानी के उससे बहुत प्यार से पेश आने लगी। सास और बहू के बीच में ये प्यार देखकर रमेश भी मनी मन बहुत खुश होता है। शारदा के रखरखाव में अनामिका 2 बच्चियों को जन्म देती है और इस तरह से वो परिवार सुखी सुखी जीवन बिताने लगता है।